हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। जैसा कि आप जानते हैं कि जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी वस्तु को किसी मिरर, किसी आईने के सामने रखते हैं तो उसका एक इमेज मिरर में बनता है। ठीक, उस इमेज की साइज क्या होती है और वह इमेज मिरर में मिरर के कर्वेचर से या मिरर के सरफेस से कितना दूरी पे बनता है, और जो मिरर हमारा होता है उससे ऑब्जेक्ट कितना दूरी पे होता है। क्या ऑब्जेक्ट के दूरी को बढ़ाने या घटाने से मिरर में बने हुए इमेज पे कोई प्रभाव पड़ता है, यानी उसका साइज बड़ा होता है या छोटा होता है, उसकी दूरी बदल जाती है या वही रहती है। इन सभी चीज़ों के लिए एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है जिसे हम मिरर फार्मूला कहते हैं। ठीक, मिरर फार्मूला, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मिरर दो तरह का होता है। एक होता है स्फेरिकल मिरर और एक होता है प्लेन मिरर। प्लेन मिरर जिसका सरफेस प्लेन रहता है, स्फेरिकल मिरर जिसका सरफेस स्फेरिकल रहता है, या तो कॉनकेव होगा या कॉन्वेक्स होगा। ठीक, तो इतना डिटेल में हम लोग मिरर के बारे में नहीं जानने जा रहे हैं। आज हम लोग जानेंगे कि एक कॉनकेव मिरर में मिरर फार्मूला को कैसे प्रूव किया जाता है। मिरर फार्मूला जैसा कि आपको पता होगा कि क्या होता है, तो सबसे पहले मैं मिरर फार्मूला यहाँ पे लिख देता हूँ। 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। u, v और f के अपने क्या है, ये सिंबल्स हैं। f मीन्स फोकल लेंथ, ठीक है, फोकस दूरी जिसको कहते हैं। u डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर एंड v इज डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर। तो इनके बीच यही संबंध होता है। इसी संबंध को आज हम लोग प्रूफ करेंगे। ठीक है, किस में प्रूफ करेंगे? कॉनकेव मिरर में प्रूफ करेंगे। तो आइए सबसे पहले एक ड्राइंग बना लेते हैं कॉनकेव मिरर का। ये हमारा एक कॉनकेव मिरर हो गया। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कॉनकेव मिरर कैसा होता है, ऐसा होता है। ठीक, और इसको हमने बाहर से ये क्या किया, पेंट कर दिया ताकि इधर इमेज बन सके। ठीक है, इसको सरफेस बोलते हैं, रिफ्लेक्शन सरफेस, और ये कलई किया हुआ भाग है। अब ऑब्जेक्ट को हमेशा किधर रखेंगे? कॉनकेव मिरर के इस साइड, चाहे किसी भी मिरर के रिफ्लेक्शन साइड में रखेंगे ताकि उसका क्या बन सके, उसका इमेज बन सके। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग प्रूफ ऑफ मिरर फार्मूला, प्रूफ ऑफ मिरर फार्मूला थ्रू कॉनकेव मिरर। ठीक है, मिरर फार्मूला थ्रू कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर में हम लोग पढ़ेंगे जिसे हिंदी में हम लोग अवतल दर्पण कहते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए कि यह एक मिरर है जिस मिरर का नाम है M। क्या नाम है? M। अब इस M मिरर के रिफ्लेक्शन सरफेस साइड में कोई एक ऑब्जेक्ट हम लोग कंसीडर कर लेते हैं जो इसके प्रिंसिपल एक्सिस पे है। प्रिंसिपल एक्सिस, ये मिरर का पोल यहाँ पे है, और प्रिंसिपल एक्सिस वह होता है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिरर के पोल को मिलाता है, या मिरर के किसी भी मिरर कर्वेचर के किसी भी पॉइंट को कर्वेचर ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिलाने वाले लाइन को क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस हम लोग एक कंसीडर कर लेते हैं, और इस पे कोई मान लिया कि ऑब्जेक्ट रखी हुई है। ठीक, ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखी हुई है। ऑब्जेक्ट रखी हुई है कहाँ पे? तो ऑब्जेक्ट रखी हुई है सेंटर ऑफ कर्वेचर से बाहर। अब आप लोग जानते हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से बाहर कोई भी ऑब्जेक्ट जब रखी हो तो उसका इमेज कहाँ बनता है? उसका इमेज बनता है मेन फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। और कॉनकेव मिरर के केस में यह इमेज कैसा होता है? इन्वर्टेड होता है, स्मॉलर देन हाइट ऑफ, या ये जो ऑब्जेक्ट का हाइट है इससे कम हाइट होती है, यानी ये स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट होता है। ठीक, इन्वर्टेड, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट एंड रियल इन नेचर होता है। तो हम लोग जैसा कि जानते हैं
कि जब भी हम इसका एक रे डायग्राम खींचेंगे तो एक रे कैसा लेते हैं जो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो, पैरेलल हो। तो बिल्कुल पैरेलल ये जाएगी, ठीक है। और पैरेलल लाइन जो भी सरफेस से टकराती है उसके बाद टकरा के वापस आती है, तो वापस आके ये जिस पॉइंट पे इस प्रिंसिपल एक्सिस को काटेगी उस पॉइंट को हम लोग क्या कहेंगे, उस पॉइंट को कहेंगे मेन फोकस ऑफ द मिरर, यानी ये हो गया एफ, ठीक है, मेन फोकस हो गया। और एक लाइन ऐसा लेते हैं जो सरफेस पे 90 डिग्री का कोण बनाए मिरर सरफेस पे, और वह एक रे, और वह रे हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी, ठीक है। तो मान लिया कि यह जो रे है यह सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए सीधा जाके मिरर के सरफेस पे टकरा रही है, ठीक ना। और यह इस डायरेक्शन में जा रही है, चूंकि 90 डिग्री पे है तो इसी डायरेक्शन में फिर वापस आ जाएगी। दो बातें याद रखिएगा, पैरेलल एक्सिस के पैरेलल चलने वाली लाइन रिफ्लेक्शन के बाद मेन फोकस पे कट करती है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाने वाली लाइन उसी रास्ते पुनः वापस आ जाती है, ठीक ना। ये दो रे एनफ है इमेज बनने के लिए, और ये जो क्रॉस पॉइंट है यहीं पे इमेज हमारा बनेगा, ठीक ना, यहीं पे इमेज बनेगा। यही होता है कॉनकेव मिरर में। मान लिया कि इसका नाम है ए बी और ये हो गया A1 B1, ठीक है। ए बी ऑब्जेक्ट है, A1 B1 क्या है, इसका इमेज है जो कहाँ पे बन रहा है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और F के बीच में। अब क्या करते हैं कि हम एक इस पॉइंट से, ठीक ना, ये पॉइंट यहाँ पे हमने M लिया है, इस पॉइंट को ही हम मान लेते हैं, ये मिरर M है, और M का पॉइंट M से एक छोटा सा परपेंडिकुलर हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे, कहाँ पे, प्रिंसिपल एक्सिस पे, ठीक ना, और इसको हम लोग मान लेते हैं N। अब जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यह कॉनकेव मिरर है और यह N जो है इस सरफेस के बहुत नज़दीक है, तो N को मान सकते हैं कि सरफेस पे ही है, या पोल P पे N है, मान सकते हैं, ठीक ना। अप्रोक्सीमेटली PN और PF जो है वह इक्वल होगा, ठीक ना। तो हमें क्या प्रूफ करना है, हमें 1/F 1/U और 1/V लेकर आना है। तो सबसे पहले तो हम लोग मार्किंग कर लेते हैं कि UVF किसे कहते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट से सरफेस की दूरी, पोल की दूरी क्या कहलाती है, वह कहलाती है U, ठीक। यह ऑब्जेक्ट है यहाँ से लेकर, और यह पोल है, ठीक ना, यह पोल है, इस पोल तक की डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं, इसको कहते हैं U, याद रखिएगा, इसको कहते हैं U। और चूंकि यह पोल के लेफ्ट साइड में है तो कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग U क्या होगा, U को हम लोग लेंगे निगेटिव। हमेशा याद रखिएगा कि U हमेशा निगेटिव होता है, चाहे कॉनकेव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो। अब यह जो C है सेंटर ऑफ कर्वेचर, और यह जो F है मेन फोकस पॉइंट से पोल की दूरी को कहते हैं F, इसे भी लेंगे निगेटिव क्योंकि ये लेफ्ट साइड है। हमेशा याद रखिएगा कि कोऑर्डिनेट में क्या होता है, लेफ्ट साइड में निगेटिव और राइट साइड में पॉजिटिव, ऊपर की ओर पॉजिटिव और नीचे की ओर निगेटिव हम लोग लेते हैं। तो ये ले लिया हमने F। अब आप लोग जानते हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से ये जो दूरी है प्रिंसिपल एक्सिस वाली, इसको हम लोग R कहते हैं, ठीक ना। R यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर, जो कि F के 2 टाइम्स होता है। यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर से यहाँ तक अगर हम मान लें तो ये 2F होगा, और चूंकि ये लेफ्ट साइड है तो इसे -2F लेंगे। अगेन A1 यानी जहाँ पे इमेज बन रहा है वहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, पोल तक की दूरी, यह क्या कहलाएगी, -V। अब देखिए ये भी लेफ्ट साइड है तो -V लेंगे। तो अब हमने UVF यहाँ पे मार्किंग कर लिया। अब हमको प्रूफ करना है 1/F
इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। अब चलते हैं थोड़ा सा ज्योमेट्री में और देखते हैं कैसे प्रूफ होगा। देखिए यहाँ पे चार तरह के चार ट्रायंगल्स बन रहे हैं, ट्रायंगल नंबर 1, 2, 3 एंड 4, ठीक ना। अब सबसे पहले ट्रायंगल नंबर 1 और 2 को देखते हैं। यह ट्रायंगल कैसा है, तो यह ट्रायंगल ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का एक ट्रायंगल है। याद रखिए, इमेज का एक ट्रायंगल है और एक ऑब्जेक्ट वाला ट्रायंगल है जो प्रिंसिपल एक्सिस और इस रे के साथ बन रहा है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इन दोनों ट्रायंगल में क्या इन दोनों ट्रायंगल में क्या संबंध है, क्या रिलेशन है। तो देखिए यहाँ पे कितना एंगल है, 90 डिग्री, और इमेज भी बनेगा 90 डिग्री का, ठीक ना। अगर यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है, ऑब्जेक्ट का एंगल 90 डिग्री है, तो इमेज भी 90 डिग्री पे बनेगा। और ये जो एंगल्स हैं ये अपोजिट एंगल है, ठीक। तो एंगल, ये एंगल और ये एंगल बराबर हैं, और ये एंगल और ये एंगल बराबर हैं। तो एंगल एंगल कॉन्ग्रुएंसी थ्योरम, ठीक ना, सॉरी, एंगल एंगल सिमिलरिटी थ्योरम से क्या होगा कि ट्रायंगल 1 एंड ट्रायंगल 2 सिमिलर होंगे, ठीक ना। तो ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल A1B1C, ठीक ना। यहाँ पे लिख लेंगे एंगल एंगल सिमिलरिटी थ्योरम। कौन कौन से एंगल बराबर है, A1 के बराबर है, और एंगल BCA एंगल ACB के बराबर है, ठीक ना। तो सिमिलरिटी थ्योरम, जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो क्या होगा, तो होगा यह कि AB अपॉन A1B1, AB अपॉन A1B1 इज इक्वल टू AB A1B1। देखिए दोनों का हम लोग दोनों का ये परपेंडिकुलर वाला साइड ले लिए, अब बेस वाला ले लेंगे। तो इसका बेस क्या हो जाएगा, पहले AB लिए हैं AB, तो AB का बेस AC अपॉन A1C, ठीक है, AC अपॉन A1C। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। अगेन फिर से एक बार हम लोग देखते हैं, इन ट्रायंगल A1B1, अब ट्रायंगल 3 और 4 में देखेंगे A1B1F एंड ट्रायंगल MNF, ठीक है, MNF। देखो यहाँ पे नंबर 3 ट्रायंगल छोटा है और 4 बड़ा है, पहले बड़े वाले को लिए हैं फिर छोटे वाले को इस इक्वेशन में, तो उसी क्रम में इसको भी लेंगे। तो देखो ट्रायंगल 4 और ट्रायंगल 3 भी क्या होंगे, सिमिलर होंगे। क्यों, क्योंकि ये एंगल और ये एंगल अपोजिट हैं, और इधर भी 90 डिग्री और यहाँ हम परपेंडिकुलर लिए हैं तो 90 डिग्री। तो इसमें क्या है कि टू एंगल्स आर इक्वल, सो हम लोग क्या कह सकते हैं, ट्रायंगल A1B1F सिमिलर टू ट्रायंगल MNF। कहाँ से, एंगल एंगल सिमिलरिटी थ्योरम से, ठीक ना। तो जब ये दोनों फिर से क्या हो गए, फिर से सिमिलर हो गए, तो इसी तरह से एक इक्वेशन आएगा कि उनके जो कॉरेस्पोंडेंट साइड्स हैं वो क्या होंगे, एक रेशियो में होंगे। तो कॉरेस्पोंडेंट साइड पहले हम लोग ले लेते हैं, बड़े वाले ट्रायंगल का MN, छोटे वाले ट्रायंगल का A1B1 इज इक्वल टू बड़े वाले ट्रायंगल का बेस FN, छोटे वाले ट्रायंगल का बेस A1F। चलिए ठीक है, और हम लोग जानते हैं कि MN is very close to
P, ठीक ना। N is very close to P, if N is very close to P तो क्या हो जाएगा, P F is equal to P F is equal to F N, ठीक ना। यह क्या होगा, अप्रोक्सीमेटली दोनों बराबर होगा, ठीक। पी एफ इज इक्वल टू एफ एन, और एम एन की जगह हम लोग ए बी ले सकते हैं, क्योंकि एंड बी एम पैरेलल है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस ए पी के, इसलिए ए बी इज इक्वल टू एम एन, ठीक। तो यहाँ एम एन की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए बी, यानी ए बी अपॉन ए वन बी वन, ठीक। यहाँ पे रिप्लेस कर दिया। अब एफ एन की जगह क्या लिख सकते हैं, पी एफ अपॉन ए वन एफ, ठीक है, पी एफ अपॉन ए वन एफ। अब देखिए इसको ले लेते हैं इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 में देखिए ए बी अपॉन ए वन बी वन, ए बी अपॉन ए वन बी वन, तो फ्रॉम 1 and 2, 1 और 2 से क्या आ गया, फ्रॉम 1 and 2 वी गेट, देखिए दोनों इक्वेशन के लेफ्ट साइड इक्वल हैं तो राइट साइड भी बाय डिफॉल्ट इक्वल हो जाएंगे, यानी क्या हो जाएगा, ए सी अपॉन ए वन सी इज इक्वल टू पी एफ अपॉन ए वन एफ, ठीक है। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रिजल्ट हमको मिल गया, और इसी रिजल्ट के बेस पे हम लोग इस फार्मूला को प्रूफ कर देंगे, ठीक है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। अब चलिए मैं इसको मिटा देता हूं। डायग्राम बिल्कुल ऐसा ही बनाना है आपको, याद रखिएगा। डायग्राम में हमेशा ऑब्जेक्ट को लेना है सी से बाहर, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर से बाहर, ताकि ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ बने, A1 B1 C और F के बीच में बने। आप चाहें तो दूसरे पोजीशन के लिए भी इसको प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल होता है, ठीक है। और यह लेंस फार्मूला, सॉरी मिरर फार्मूला, आप कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी प्रूफ कर सकते हैं। तो चलिए आगे हम लोग क्या करते हैं। 1 और 2 से हमारे पास एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रिजल्ट आ गया। अब इस रिजल्ट में हम लोग वैल्यू पुट करेंगे। देखिएगा ए सी क्या होगा, ए से लेकर सी तक। ए सी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए सी को लिख सकते हैं ए पी माइनस पी सी, ए पी माइनस पी सी, राइट। ए पी माइनस पी सी, देखिए ए पी माइनस पी सी घट गया, क्या बचा ए सी, ठीक है। तो ए पी का वैल्यू क्या है, ए से लेकर पी तक की डिस्टेंस, ए से लेकर पी तक की डिस्टेंस क्या होगी, ए से पी तक की डिस्टेंस माइनस यू, यानी ये हो जाएगा माइनस यू माइनस पी सी, पी से लेकर सी तक माइनस 2f माइनस माइनस 2f, यानी क्या माइनस यू प्लस 2f, ठीक। दूसरा आ गया A1C, A1C इज इक्वल टू A1 से C तक। देखिए A1 से C तक की डिस्टेंस, A1 से C तक की डिस्टेंस ये क्या होगी, PC में से PA1 घटा लेंगे तो आ जाएगा। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं PC माइनस A1P, ठीक है। तो PC क्या है, PC है माइनस 2F माइनस A1P क्या है, तो माइनस A1P, इसे हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन 3, माइनस A1P, A1 से लेकर P तक की डिस्टेंस। देखिए यहाँ पे इमेज की डिस्टेंस है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, V कहते हैं, ठीक ना। तो ये माइनस माइनस भी हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है,
तो ये क्या हो जाएगा, प्लस भी, ये दोनों हो गया। आगे पी एफ इज इक्वल टू पी एफ क्या है, फोकस, मेन फोकस पॉइंट है एफ, तो ये माइनस एफ हो जाएगा। अगेन A1F इज इक्वल टू A1P माइनस पी एफ, A1P माइनस पी एफ। A1P का वैल्यू क्या, डिस्टेंस ऑफ इमेज, यानी माइनस भी माइनस पी एफ क्या एफ होगा, और निर्देशांक से ज्योमेट्री से हम लोग क्या लेंगे, प्लस माइनस एफ, तो माइनस माइनस एफ माइनस माइनस प्लस एफ। ठीक है, तो अब हमारे पास A1F की वैल्यू है, PF की है, A1C की है और AC की है। तो इन सभी वैल्यूज़ को हम लोग पुट कर देते हैं 3 में। AC की जगह क्या आ जाएगा, AC की जगह आ जाएगा -2 फ्रॉम इक्वेशन 3 से देखिए AC की जगह क्या आ जाएगा, AC की जगह ये वैल्यू आ जाएगा -u + 2f अपॉन, A1C की जगह क्या आ जाएगा, -2f + b, -2f + b इज इक्वल टू, PF की जगह क्या आ जाएगा, PF इज इक्वल टू -f, और A1F की जगह क्या आ जाएगा, -v + f। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेंगे, क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करने से बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन -u + 2f इंटू -v + f इज इक्वल टू -2f + b इंटू, इससे मल्टीप्लाई करके लिख दिया, इसका रिजल्ट क्या आएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस यू भी, माइनस इंटू प्लस माइनस यू एफ, प्लस इंटू माइनस -2fb -2fb, प्लस इंटू प्लस प्लस 2f²। ठीक है, इधर माइनस इंटू माइनस प्लस 2f² और प्लस इंटू माइनस -f भी। अब देखिए 2f² और इधर क्या 2f² कैंसिल हो जाएगा, इधर क्या बचा ub - uf और -2fb। इस fb को, इस 2fb को हम दूसरे साइड लेके जाते हैं। ठीक है, इस 2fb को दूसरे साइड लेके जाते हैं, या fb को इधर लेके आ जाते हैं, क्या बचेगा ub - uf -2fb प्लस fb इज इक्वल टू 0। अब देखो fb में से 2fb माइनस 1fb क्या आ जाएगा, -2fb, यानी ub - uf माइनस fb इज इक्वल टू 0। अब इसको फर्दर अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्या आता है, मैं यहाँ से लिखना शुरू करता हूँ, ध्यान दीजिए। u भी, यहाँ से u भी और uf और fb को दूसरे साइड लेके चले जाते हैं, तो प्लस uvf से डिवाइड करने पे uvf, ठीक है, इज इक्वल टू uf/uvf प्लस fb/uvf। देखिए uv से uv कैंसिल हो गया, uf से uf कैंसिल हो गया, fb से fb कैंसिल हो गया, क्या बचेगा, लास्ट में बच जाएगा हमारा, देखिएगा यहाँ 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। यही हमारा मिरर फार्मूला है और इस तरह से ये प्रूव्ड हो गया। ठीक है, तो इस फार्मूला को आप एक बार कोशिश करें,